तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है, ये वीडियो आपको कल मिलेगा, तो मतलब कल होने वाली है 14 अगस्त। आजकल मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड करके रख रही हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को टाइम पे मिल सके। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर लूँ, ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो है हैंड राइटिंग देख के जो लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं समझ गए होंगे कि ये किसकी हैंड राइटिंग है। मेरी हैंड राइटिंग तो नहीं है, तो आप सही समझ रहे हो। गला बहुत ख़राब है। गजेंद्र सर की हैंड राइटिंग है दोस्तों ये, और गजेंद्र सर ने ये आंसर मुझे लिख के भेजा था। तो एक बार तो उनको थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना अच्छा आंसर लिखा। एक्चुअली ये आंसर मैंने भी लिख लिया था, मतलब जिस दिन 127वां बिल पेश होना था, विधेयक पेश होना था संसद में, उसी दिन मैंने भी ये क्वेश्चन तैयार कर लिया था। बट मुझे मेरे से भी अच्छा लिखा हुआ सर का लगा, तो मुझे लगा ये वाला आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो कि हम सीख कहीं से भी सकते हैं दोस्तों। हमेशा कभी भी अपने आप को सुपर नहीं समझना चाहिए कि मैंने जो लिख दिया वो ही बेस्ट है। हमें जिस जगह से मिले, जिस पर्सन से मिले, अपन से छोटा हो, एज में बड़ा हो, चाहे वो अपना टीचर हो, चाहे वो अपना, मतलब टीचर से तो हम सीखते ही हैं, आसपास के लोगों से या फिर किसी से भी। जैसे कि ये मेरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, मतलब आप लोगों में से ही एक है गजेंद्र सर। मैं पर्सनली इनको जानती भी नहीं हूँ, बट इन्होंने मुझे कई बार अपनी आंसर राइटिंग भेजी है। तो पहले जिस तरह से आंसर लिखते थे ये, और अब जिस तरह से आंसर लिखते हैं, इनके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार, मतलब सुधार क्या बोले, बेस्ट लेवल के आंसर लिखने लगे। ये आंसर देख के आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं 127वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये सिर्फ 127वां संविधान संशोधन विधेयक ही नहीं है, इसके साथ में 102वां जो संविधान संशोधन अपना हुआ था, 102वां संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन के जो मैंने लिखा था, उस क्वेश्चन की हेडिंग इस तरह से बनाई थी कि 102वां संविधान संशोधन क्या था और वह 127वें संविधान संशोधन विधेयक से किस तरह से संबंधित है। ये मैंने हेडिंग बनाई थी। तो आप भी इस तरह की हेडिंग डाल सकते हो, ताकि हमें पता चले कि इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं, 102वां भी और 127वां भी। ठीक है, क्योंकि 127वां जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि हमें 102 का नहीं पता होगा। बिकॉज 102 जो था संविधान संशोधन, उसमें ही कुछ चेंजेस किए गए हैं, और इस संविधान संशोधन में चेंजेस लाने के लिए ही 127वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है। ठीक है। तो आप लोगों ने वैसे तो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे चैनल पे आ रहे हैं, तो वो भी आपने देख लिए होंगे। नहीं देखा है तो देख लेना, जो भी आपको पसंद हो ना उस चैनल का। आप 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया है उसके बारे में डिस्कशन मतलब अच्छे से देख लेना, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर राइटिंग बताती हूँ। मेरा वीडियो इतना वाइड नहीं होता है जितना कि और लोग आपको बेस्ट तरीके से समझा सकते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने समझ लिया, अब हम इसको 100 शब्दों में किस तरह से समेट कर रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मतलब बनने के चांसेस हैं, क्योंकि चर्चा में है। साथ ही जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि 101, 102, 103 और 104, अब तक हमारे यहाँ पे 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 104 ये लेटेस्ट जो चारों हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला भी था, मुझे याद दिला देना। तो उसमें दोस्तों 102वां ऑलरेडी मतलब चर्चा में आ गया, तो इसलिए मतलब पहले से तो ये था ही जैसे कि हमें पढ़ने थे, क्योंकि चारों लेटेस्ट थे, है ना। अब फिर से 102वें में संशोधन हो गया, तो ये और ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो इन चारों में से 102वां संविधान संशोधन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है ना। तो अब अगर चर्चा में आ ही गया तो इस बहाने हम डिस्कस भी कर लेते हैं। दोस्तों आवाज़ को थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ मैं, इग्नोर क्या, थोड़ी तेज़ करके सुन लेना। पता नहीं गला सही नहीं हो रहा, तबीयत थोड़ी डाउन ही चल रही है। कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन की शुरुआत इंट्रोडक्शन में इन्होंने इस तरह से लिखा है, 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। तो ये विवाद हमने पढ़ा था, और आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि अगर ये विवाद आता है या फिर आरक्षण से संबंधित कोई भी मुद्दा आता है, तो इस विवाद का नाम लिखे बिना वो क्वेश्चन अधूरा रहेगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद। अगर आपने वो वाली आंसर राइटिंग नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मेरे आंसर राइटिंग में जब मैंने सारे केसेस डिस्कस किए हैं, इससे पहले हम लोग केस ही डिस्कस कर रहे थे, उनमें से एक केस यह भी था। ठीक है, तो यह केस था 1992 का, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इसमें 9 जजों की पीठ बैठी थी, और उन्होंने अपना निर्णय दिया था कि ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी।
इस केस में क्या हुआ था, इस रिट में ओबीसी को जो आरक्षण दिया था उसको चुनौती दी गई थी कि भाई यह आरक्षण सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इसमें निर्णय दिया था और ओबीसी आरक्षण की व्याख्या करते हुए कहा था कि आरक्षण का जो आधार है ना वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार होना चाहिए। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो आरक्षण दिया जाता है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, संविधान में हमारे यही लिखा गया था। हालांकि अब जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, उसके लिए कुछ और संशोधन किया गया है, लेकिन हमारे मूल संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को है ना मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान, आरक्षण वर्ड भी नहीं लिखा था हमारे संविधान में, तो विशेष प्रावधान किया जाएगा ये लिखा हुआ था। तो इनके लिए बताया और इसमें कौन कौन सी जातियां आएंगी इसके लिए एक आयोग का गठन किया। मतलब ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था उसके विरोध में मतलब यहाँ मतलब कोर्ट में ये वो गया था, रिट गई थी और उसके विरोध में इन्होंने कहा था कि भाई ओबीसी को आरक्षण तो दिया जाएगा लेकिन आरक्षण का आधार हमेशा सामाजिक और शैक्षणिक होना चाहिए, है ना। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने, हम सब ने पढ़ा था कि एक क्रीमी लेयर बनाई जाएगी, है ना। अभी क्रीमी लेयर की सीमा क्या है, 8 लाख रुपए, है ना। तो 8 लाख से ऊपर वालों के लिए क्रीमी लेयर बनाई जाएगी। तो इन्होंने कहा था कि ओबीसी के भी वो वर्ग जो पहले से सक्षम है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली बार क्रीमी लेयर का प्रावधान इसी के तहत किया गया था, तो क्रीमी लेयर बनाई जाएगी। अब क्रीमी लेयर उस टाइम मतलब अब तो हमें पता है कि भाई 8 लाख से ऊपर जिनकी अर्निंग है वो क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। उस टाइम हमें नहीं पता था कि क्रीमी लेयर में किसको ले, तो इसके लिए उन्होंने एक आयोग बनाया था कि यह आयोग बताएगा कि भाई कौन क्रीमी लेयर में आएगा या फिर ओबीसी में कितनी जातियाँ शामिल की जाएँ, किस किस को शामिल किया जाए, इन सब के लिए उन्होंने एक आयोग बनाया था, ठीक है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बता दी। 1993 में सरकार द्वारा संसद एक्ट के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया। तो हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, ओबीसी जो आयोग है, वो कब बना, 1993 में। वो हमेशा समय समय पर ये डिसाइड करेगा कि भाई ओबीसी में शामिल होने के लिए कौन कौन सी जातियाँ पिछड़ी हैं, किसको इस वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए, किसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, किसको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यह आयोग 1993 से 2018 तक ओबीसी से संबंधित शिकायतों की जांच भी करता था। तो दोस्तों यह आयोग मतलब इसको बहुत ज़्यादा शक्तियां तो नहीं दी गई थी, लेकिन यह आयोग मतलब ओबीसी से संबंध मतलब ओबीसी के जो भी मतलब मुद्दे होते थे उन पे विचार यही आयोग करता था, है ना। यह बात है 1993 में जब इंदिरा साहनी केस में बोला गया था, उसके बाद से लेके 2018 तक यही चीज़ें चल रही थी। तो ये इन्होंने मतलब एक पैराग्राफ में हिस्ट्री समझा दी कि भाई जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उससे पहले क्या क्या हुआ था। तो उससे पहले ये बात हुई थी ओबीसी को लेकर, ठीक है। अब दोस्तों अब किया गया 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें ऐसा क्या किया गया था। तो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन को बहुत ही सही तरीके से समझाया है कि 338B, 324A और 366C मतलब 366 ये कुछ नए इनमें नई धाराएं जोड़ी गई थी। 338 में बी जोड़ा गया, 342 में सॉरी ए जोड़ा गया और 366 में मतलब 26C जोड़ी गई। तो इतने नहीं भी याद रहे तो आप मतलब वैसे भी लिख सकते हो। 102वां संविधान संशोधन में निम्न प्रावधान किए गए थे, ठीक है। ये 102वां संविधान संशोधन हो चुका है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 102वां संविधान संशोधन ये तो 102वां ही था और ये 127वां कहाँ से आ गया। 127वां संविधान संशोधन ये तो हो गया दोस्तों, बिल बन गया ये तो, और ये रह गया विधेयक। तो दोस्तों विधेयक वो होते हैं जो कि हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए जो जितने भी विधेयक लाए गए मतलब जितने भी ये लाए जाते हैं, ड्राफ्ट लाए जाते हैं, उनको तो विधेयक बोलते हैं। तो अब तक मतलब 127 बार प्रयास किया जा चुका है हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए, है ना। और मतलब बिल वो होते हैं जो कि जो संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, तो वो बन जाते हैं बिल। तो जब ये था 102वां संविधान संशोधन था, उस टाइम पे 102वां संविधान संशोधन मतलब कि ये वाला संविधान संशोधन अब तक पारित किए जा चुके हैं संसद द्वारा। और अब जो ये आ रहा है वह है 127वां, मतलब 102 के बाद में इतने बिल और आ गए थे लेकिन वो पास नहीं हुए। अब 127वां संसद के द्वारा पास कर दिया गया। तो ये कौन सा विधेयक, जो 102वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये अब जैसे ही संसद इसे पूरी तरह से पास कर देगी और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो ये भी 127वां संविधान संशोधन विधेयक बन जाएगा, ठीक है।
तो अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया सबसे पहले तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब हम कई सारे आयोग पढ़ते हैं जो संवैधानिक हैं, कई सारे पढ़ते हैं जो ऐसा मतलब जिनका संविधान में प्रावधान नहीं है, तो अब तक उन्हें संवैधानिक मतलब अनुच्छेद कोई भी उनको मिला हुआ नहीं है ना। तो जिस तरह के हम पढ़ते हैं जैसे कि मतलब बहुत सारे आयोग हैं, इनको हमें छांटना पड़ता है। मानवाधिकार का भी संविधान में प्रावधान नहीं है, महिला आयोग का भी संविधान में प्रावधान नहीं है, जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, तो इन सब के संविधान में प्रावधान है। 324 में निर्वाचन आयोग दिया गया है और वित्त आयोग दिया गया है दोस्तों 280 में वित्त आयोग दिया गया है। ये मैं केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रही हूँ, राज्यों में अलग दिया गया है। राज्यों में वित्त आयोग कहाँ दिया गया है ये बताइए आप। तो राज्यों में वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग दोनों बताइए कि राज्यों में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, इतना तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी तक संवैधानिक नहीं था, लेकिन 338 बी जब जोड़ा गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो हमने 1993 में बना दिया था, इसे अब संवैधानिक कर दिया है ना, ठीक है। दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 मेंबर्स, और इनको नियुक्त कौन करेगा? इनको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। 338 बी में ही इसके कार्यों का उल्लेख था। इसमें कुल 9 धाराएं थी और धारा 9 में कहा गया था कि सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एनसीबीसी से परामर्श करना होगा ओबीसी के मामलों में। मतलब कि ओबीसी का कोई भी मामला होगा। अब तक तो देखो दोस्तों, ओबीसी जो आयोग था उसे इतनी शक्तियां नहीं थी, अब इसे संवैधानिक बना दिया गया। कौन से अनुच्छेद द्वारा? 338 बी के द्वारा कह दिया कि यह एक ऐसा आयोग होगा जिसे यह अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, 338 बी के अंतर्गत। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। इसमें इसके कार्य भी बताए और ये और लिख दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को एनसीबीसी से परामर्श करना होगा ओबीसी के मामले में। अब ओबीसी के मामले में कोई भी निर्णय लेना हो, मतलब किस जाति को ओबीसी में शामिल करना है, किसको बाहर निकालना है, किसको क्रीमी लेयर का दर्जा देना है, उन सभी के लिए सभी राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकारों को भी इस ओबीसी आयोग से परामर्श करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे कर दी और इसका ही विरोध सबसे ज़्यादा हो रहा था। मतलब इन्हीं चीज़ों का विरोध हो रहा था कि राज्य भी अब हर चीज़ के लिए, ओबीसी वाली हर चीज़ के लिए राज्यों को भी केंद्र सरकार से परामर्श, मतलब केंद्र सरकार के इस आयोग से परामर्श लेना होगा। दूसरा, अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया। 102वें संविधान संशोधन की ही बात कर रहे हैं जिसमें अब बदलाव किए गए हैं। अब 342 ए में 2 धाराओं को जोड़ा गया। 2 धाराएं, इसमें धारा 1 बोलती थी कि संघ सरकार की नौकरियों में किसी भी जाति को शामिल करने की अधिसूचना राष्ट्रपति को जारी करेंगे। मतलब केंद्र सरकार की कोई भी नौकरी में अगर ओबीसी को आरक्षण देना है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। राष्ट्रपति की परमिशन के बिना कोई भी जाति को केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इसमें क्या कर दी गई, धारा 2 में कहा गया कि राज्य की नौकरियों में कौन कौन सी जाति ओबीसी में आएंगी, यह भी राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। मतलब केंद्र सरकार तक तो ठीक है कि केंद्र सरकार तो परामर्श लेगी इस आयोग से, लेकिन राज्यों को भी अपनी नौकरी में कौन सी जाति को राज्य ओबीसी में शामिल कर रहे हैं, इसके लिए राज्यपाल, इसके लिए राज्य को किससे परामर्श लेनी होगी? राज्यपाल से। और राज्यपाल किससे परामर्श लेगा? राष्ट्रपति से। तो अंतिम रूप से किसमें शक्तियाँ आ गई? इस आयोग में और राष्ट्रपति में, है ना, क्योंकि यह आयोग खुद राष्ट्रपति के जैसे ही कार्य कर रहा है। मतलब आयोग किसका है? केंद्र सरकार का ही तो है। तो इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो कौन चुनेगा? केंद्र सरकार चुनेगी। अब यार हर चीज़ में केंद्र सरकार से परामर्श लेनी पड़ रही है। इनडायरेक्टली ये था कि राज्यों की जो सारी शक्तियाँ थी वो छीन के इस आयोग को दे दी गई, और जो आयोग संचालित कौन करेगा? केंद्र में जिसकी सरकार होगी वही सरकार संचालित करेगी। तीसरा, इसमें क्या नया प्रावधान किया गया था? 366(26)(c). इस अनुच्छेद में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया था, जैसे कि एससी, एसटी, और नया 26(c) ओबीसी को परिभाषित करता था। मतलब इस जो 366(26)(c) है, इसमें दोस्तों कई मतलब शब्दों को परिभाषित किया गया कि एससी क्या होती है, एसटी क्या होती है, और इसके साथ ही इसमें 266(c) की 26(c) मतलब अनुच्छेद 366 की 26(c) धारा में ओबीसी को परिभाषित किया। ठीक है, ये 3 इसमें बदलाव
102वें संविधान संशोधन में ये 3-4 बदलाव नए किए गए थे कि आयोग को एक तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, आयोग में ये होंगे, ये आयोग के कार्य होंगे, और सभी राज्य और केंद्र सरकार ओबीसी से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले इस आयोग से डिस्कशन करना पड़ेगा। दूसरा कि संघ सरकार को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए ओबीसी में किसको शामिल करेंगे, किसको आरक्षण देना, इसके लिए केंद्र सरकार से मतलब इस आयोग से परामर्श लेगी। साथ ही राज्य सरकार भी परामर्श लेगी, ठीक है। और 366 की धारा 26C में ओबीसी को परिभाषित किया गया कि ओबीसी में कौन कौन आएगा। ये हमने पढ़ लिया 102वां संविधान संशोधन। अगर आपके 102वां संविधान संशोधन आता है ना, तो भी आप 100 शब्दों में काफ़ी मैटर हमें मिल गया, 100 शब्दों में आप काफ़ी लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके। साथ ही आप शुरुआत यहाँ से ही करोगे, क्योंकि इंदिरा साहनी केस से शुरू करोगे तो लगेगा सामने वाले को कि बंदे को पता है कि आरक्षण का मुद्दा क्या है और कहाँ से शुरू हो रहा है ओबीसी के मामले में, ठीक है। तो ये तो इस वाली हो गई। अब आगे दोस्तों इसमें 102वां संविधान संशोधन के पश्चात महाराष्ट्र ने मराठाओं को ओबीसी आरक्षण दिया, जो आरक्षण की सीमा 50% को लांघ गया था। अब मुद्दा दोस्तों, संविधान में संशोधन तो हो गया 102वां, इसका विरोध तो सभी राज्य कर रहे थे, शुरू से ही कर रहे थे, है ना। लेकिन चलो जिस राज्य में केंद्र की सरकार है वो कम विरोध कर रहे थे, विरोध तो वो भी कर रहे थे लेकिन वो कम कर रहे थे। लेकिन जिसमें केंद्र सरकार के अलग सरकार है वो राज्य तो ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि भाई ये तो इनडायरेक्टली राज्यों की शक्ति को छीन रहा है, ये तो हमारी संघात्मक व्यवस्था के खिलाफ है ना। लेकिन इतने दिन तो किसी ने सुनी नहीं। अब दोस्तों मराठा आरक्षण का मुद्दा जो हमेशा छाया रहता है, तो वही मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर से चर्चा में आया और महाराष्ट्र सरकार ने किया क्या कि मराठाओं को आरक्षण अलाउ कर दिया। और जैसे ही मराठाओं को आरक्षण दिया, यह आरक्षण 50% की सीमा को लांघ गया, ठीक है, 50% से ज़्यादा हो गया। और इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जिसको 2021 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जैसे ही ये आरक्षण 50% को लांघा तो सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए। अब जयश्री लक्ष्मी राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, जो ले जाने वाला था वो ये था, जयश्री लक्ष्मी राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा, और जहां संविधान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कह दिया कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, तो इन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट अब निर्णय देगा जो पहले दिया है, तो असंवैधानिक बता दिया और याचिका खारिज कर दी, ठीक है। और 102वां संविधान संशोधन की व्याख्या की कि ओबीसी में कौन सी जातियाँ आएंगी कौन सी नहीं आएंगी, ये राष्ट्रपति तय करेगा। मतलब जब ये केस कोर्ट में पहुंचा कि क्या जो ये 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया गया है ये सही है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस आरक्षण को रद्द किया जाता है बिकॉज ये संविधान के अनुकूल नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको समझ में नहीं आता क्या, अभी 102वां जो संविधान संशोधन किया गया है उसमें कहा गया है कि भाई राज्यों को नहीं है परमिशन कि किसको आप ओबीसी में शामिल करोगे किसको नहीं। एक्चुअली वहाँ मराठा जनरल में आते हैं और उन मराठाओं को इनको ओबीसी में शामिल करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 102वां संविधान संशोधन में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपको किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना है तो आयोग की परामर्श लेनी होगी और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कोई भी जाति को ओबीसी में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज़्यादा जोर दे दिया कि राष्ट्रपति ही तय करेगा। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से। मतलब मराठाओं को इनको आरक्षण देना है, ये अपने राज्यपाल को निवेदन करेंगे, राज्यपाल को मतलब ड्राफ्ट वगैरह बना के दे देंगे, राज्यपाल पहुंचाएगा राष्ट्रपति के पास में और राष्ट्रपति हाँ ना जो भी करेगा वो ही माना जाएगा। इस व्याख्या के पश्चात सभी राज्यों ने अपने अधिकारों का इसे हनन बताया। अब दोस्तों सारे राज्य एक हो गए कि भाई ये तो गलत बात है, हमें तो पावर ही नहीं रही, हम राज्य। अब राज्यों की बात भी कहीं ना कहीं सही है कि हम राज्य हैं। एक दोस्तों एक पैर में सबके मतलब एक जूता सबके पैर में तो नहीं आ सकता ना। केंद्र सरकार में कौन बैठा है उसे हर एक राज्य की हर एक गांव की सिचुएशन थोड़ी पता है। अब राज्य के लोगों को अपना यहाँ का ज़्यादा पता है, उन्हें पता है ना कि हमारी ये राज्य में किस जाति को कहाँ आरक्षण देना है। हालांकि ये एकदम सही यूज़ नहीं किया जाता, मिसयूज भी किया जाता है, वोटों की राजनीति चलती है, बट फिर भी केंद्र से ज़्यादा तो राज्य ही जानेंगे। तो राज्यों ने कहा कि भाई हम समझेंगे ना हमारी सिचुएशन, अब हर चीज़ में आप संघ की अनुमति लोगे तो फिर हमारे पास क्या शक्ति रही। और केंद्र पे सब राज्यों ने मिलकर दबाव भी बनाया। नतीजन सरकार ने लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक रखा, जिसमें 102वें संविधान संशोधन से जुड़ी धारा का स्पष्टीकरण किया गया। कुछ धाराओं में चेंज कर दिया, कुछ धाराओं को स्पष्ट कर दिया कि इसमें ये बात कही गई है।
ठीक है, और ये सर्वसम्मति से पास भी हो गया। ठीक है, तो 127वां संविधान संशोधन में कहा क्या गया है, अब हम ये देख लेते हैं। जो धारा 338B थी उसकी धारा 9 में स्पष्टीकरण उसका किया गया, और अनुच्छेद 342A की धारा 3 अब लागू नहीं होगी, यानी धारा 9 अनुच्छेद 342 की धारा जो अब जोड़ी गई थी वह उस पर लागू नहीं होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो धारा 9 का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि 342A में जो धारा 3 जोड़ी गई थी वह अब लागू नहीं होगी। अर्थात धारा 9 अनुच्छेद 342, मतलब एक बार ये पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में समझा दूंगी क्या किया है इन्होंने। बस कि ये मान लो कि धारा 9 का स्पष्टीकरण कर दिया 338B में, और 342A की जो धारा 3 भी जोड़ी गई थी कि राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा, वो भी अब लागू नहीं होगी। पहली बात तो यह कह दी कि ठीक है, राज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी बात, 342A में धारा 1 और 2 जो नई जोड़ी गई थी उनका स्पष्टीकरण दिया गया कि धारा 1 और धारा 2 में केवल केंद्र सरकार की नौकरियों के संदर्भ में ही राज्यों में ही है, राज्यों के संदर्भ में नहीं। पहले ये बोला था ना कि चाहे राज्यों की नौकरी हो चाहे केंद्र की, दोनों के संदर्भ में चाहे राज्य हो या केंद्र, इस आयोग से परामर्श लेना होगा। अब केंद्र सरकार ने बदलाव करके बोल दिया कि ठीक है, केंद्र सरकार की अगर कोई नौकरी हो तो ठीक है, केंद्र सरकार परमिशन देगी कि भाई ये जाति ओबीसी में आएगी या नहीं, लेकिन चलो राज्य सरकार की नौकरी में अब यह बात लागू नहीं होगी। राज्य अपने हिसाब से तय कर लेंगे कि किसको उन्हें ओबीसी में लेना है, किसको नहीं। और इसमें दोस्तों इस संशोधन के द्वारा एक नई धारा जोड़ी गई। पहले तो 1 और 2 ही थी, एक थी केंद्र सरकार के लिए, 2 थी राज्य सरकारों के लिए। अब एक तीसरी धारा जोड़ दी गई कि सभी राज्य और यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज खुद निर्णय करेंगे कि कौन ओबीसी में आएगा और कौन नहीं। इसका केंद्र सरकार से कोई संबंध नहीं होगा। तो साफ साफ केंद्र सरकार ने अब बोल दिया कि सभी राज्य और यूटी अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि भाई कौन आने वाला है, मतलब ओबीसी में कौन नहीं। अब इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। और धारा 366 26C जो पहले था, 26C ओबीसी को परिभाषित करता था। ठीक है, कि ओबीसी को परिभाषित कैसे करना है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। अब राज्य अपने अकॉर्डिंग परिभाषा बना लेंगे, और राज्य मतलब इनको राज्य सूची का विषय बना दिया। पहले क्या कर दिया था कि भाई राज्य सूची से अलग हटकर केंद्र भी इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है, लेकिन अब इसे राज्य सूची का विषय बना दिया, तो अब कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर इतने कानून मतलब इतनी धाराएं अपन को याद नहीं रहेंगी, देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें अपन भूल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे मतलब 127वां संविधान संशोधन विधेयक में अपन को जो पहले तीनों धाराएं लिखी थी ना, अपन वही लिख देंगे कि इनमें संशोधन करके निम्न इनमें बदलाव किए गए हैं। तो हम ये लिख देंगे कि अब मतलब ओबीसी में शामिल करने के लिए किसी भी मतलब वो राष्ट्रपति के परमिशन की जरूरत नहीं होगी। दूसरा हम लिख देंगे केंद्र सरकार की नौकरियों में ही केवल राज्यों को परामर्श लेना होगा, राज्य सरकार की नौकरियों में नहीं लेना होगा। तीसरा कि सभी राज्यों और यूटीज को निर्णय हक दे दिया गया है कि वो कैसे और किसको शामिल करना चाहते हैं और किसको नहीं। ठीक है, और ओबीसी की परिभाषा भी खुद डिसाइड, जैसे पहले नियम था वैसे ही कर दिया गया है, राज्यों के अंडर में ही यह रहेंगी। तो ये सारे बदलाव 127 संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किए गए हैं। तो ये था दोस्तों आज का आंसर राइटिंग। आज हमने 2 चीज़ों को कोरिलेट किया, एक तो 102वां संविधान संशोधन विधेयक और 127वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, 2 चीज़ों को कोरिलेट किया है। जैसे ये बिल पास हो जाता है, मतलब अभी 1-2 दिन में मैं एक और वीडियो ले आऊँगी जो पूरा 127वें संविधान संशोधन विधेयक पे ही होगा। 102 तो आपको समझ में आ गया, और इसमें क्या चेंजेज 127वें में किए वो भी आ गया। अब थोड़ा सा डिस्कशन में मैं एक और वीडियो स्पेशली ले आऊँगी कि हमारे सिर्फ 127वां संविधान संशोधन विधेयक ही आता है, तो उसको 100 शब्दों में कैसे लिखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में भी आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और स्पष्टीकरण के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और अच्छे से आंसर दे सकें। तो दोस्तों ये था आज का आंसर राइटिंग। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू गजेंद्र सर इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबको भी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।